ध्यान दो, पीछे वेव मोशन स्टार्ट हुआ था ना। वेव मोशन में बताया जरा कहां तक हुआ था। तरंग गति में कोई टॉपिक हुआ था? यांत्रिक तरंगे। तो यहां पे बोला था यांत्रिक तरंगों के बारे में, मैकेनिकल वेव, ये दो टाइप की होंगी। एक है अनुदैर्ध्य तरंगे। अब अनुदैर्ध्य तरंगे कहां पर संचरित होती है, कहां पर प्रोपोगेट होती है, इसको पढ़ना है। और दूसरी है अनुप्रस्थ तरंगे। अब आपको पहचानना होगा कौन सी तरंगे अनुप्रस्थ होती है, कौन सी अनुदैर्ध्य होती है, कौन कहां पे चलती है, इसको जानना है। अनुप्रस्थ आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव, और ये हो गई ट्रांसवर्स वेव। जैसे कि यहां से मालूम है यांत्रिक तरंगे हैं, इनके लिए हमेशा याद रखना माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ये तरंगे संचरित नहीं होंगी, कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए। अनुदैर्ध्य तरंगे, और दूसरी चीज ये भी ध्यान देना, यांत्रिक तरंगे जब संचरित होती है, जब किसी माध्यम में आगे बढ़ती है, तो आगे बढ़ने पर माध्यम के जो कण होते हैं वो आगे नहीं बढ़ते हैं, केवल माध्यम के जो कंपन होते हैं, वाइब्रेशन, वो अपनी एनर्जी को दूसरे पार्टिकल को देते हैं, दूसरा पार्टिकल तीसरे को, तीसरा चौथे को। इस तरह से उनका जो वाइब्रेशन है वो आगे बढ़ता चला जाएगा और धीरे धीरे ये वाइब्रेशन कम हो जाएगा। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारी जो आवाज है, साउंड वेव है, ये आप तक पहुंच रही है, लेकिन इसकी कुछ लिमिट पहुंचने की है। ऐसा नहीं कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलती जाएगी, ऐसा तो है नहीं। हम बोल रहे हैं और हमारी साउंड की वेव, हमारे आपके बीच में ऑक्सीजन भरी हुई है, एक माध्यम है ना, मीडियम है ये। और जैसे ही हमने बोला तो यहाँ की जो ऑक्सीजन है, इसका जो पार्टिकल होगा वाइब्रेट करेगा, इसका वाइब्रेशन अगले पार्टिकल को, अगला तीसरे को, चौथे को, इस तरह से वाइब्रेशन की जो एनर्जी है वो आप तक पहुंच जाती है और आपको साउंड क्लियर सुनाई देती है। जैसे स्पेस में जाते हैं तो स्पेस में एक दूसरे की आवाज को सुन नहीं पाते हैं। क्यों नहीं सुन पाते हैं? क्योंकि वहां पर कोई मीडियम तो है नहीं। आपको जैसे हमने पीछे बताया था कि चंद्रमा पर आए दिन बहुत सारे एस्टेरॉइड गिरते हैं, उनका पिंड गिरते हैं, बताया था ना, जिससे उस पर बहुत सारे गड्ढे हो चुके हैं। लेकिन उन पिंडों के टकराने की जो साउंड है, कभी आपने सुनी? यहाँ पे नहीं सुनी। क्यों? बीच में मीडियम नहीं है, और मीडियम नहीं है तो वहां की साउंड यहाँ तक नहीं आ सकती है। लेकिन कुछ ग्रेविटी है वहां पे, मून पे तो ग्रेविटी है ना, लेकिन यहाँ की 1/6 पार्ट है वहां पे, तो वहां पे साउंड ट्रेवल करती होगी थोड़ी बहुत, ऐसा अनुमान है कि ग्रेविटी है तो कुछ गैसें तो होंगी ही। ऑक्सीजन तो नहीं होगी क्योंकि थोड़ी भारी होती है, जो हल्की होगी इससे भी भारी होगी वो वहां पे रुक सकती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन से भारी होती ना। आग लगती है तो आग बुझाने के लिए जो डिस्टिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, कौन सी गैस छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड भारी होती है, वो आग को चारों तरफ से घेर लेती है, और घेर लेगी तो ऑक्सीजन आग के कांटेक्ट में नहीं जा पाएगी, तो आग बुझ जाएगी। ऐसा होता है। तो आग को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो याद रखना, आग को बुझाने वाली जो गैस होती है कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 होती है। तो अनुदैर्ध्य तरंगे क्या है?
माध्यम के कण क्या होंगे? संचरित नहीं होते हैं। डू नॉट प्रोपोगेट पार्टिकल ऑफ मीडियम। मीडियम के पार्टिकल क्या होते हैं? प्रोपोगेट नहीं होते। प्रोपोगेट का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना। कौन बढ़ता है आगे की ओर? कौन बढ़ता है? वाइब्रेशन यानी कंपन। कंपन संचरित होते हैं। अच्छा, कंपन संचरित होने का मतलब क्या है? पार्टिकल अपनी एनर्जी को दूसरे पार्टिकल को देगा। वाइब्रेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, उसी एनर्जी को देगा। ओनली वाइब्रेशन प्रोपोगेट। केवल वाइब्रेशन क्या होंगे? आगे की ओर बढ़ेंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे जो होती है ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में संचरित होती है। मतलब मीडियम चाहे गैस हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, सभी में अनुदैर्घ्य तरंगे आगे की ओर बढ़ती है। साउंड वेव कौन सी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्घ्य है? क्योंकि ये गैस में चल रही ना, ऑक्सीजन में चल रही है, तो याद रखना ध्वनि तरंगे क्या हो गई? अनुदैर्घ्य तरंगे हो गई। और कोई एग्जांपल बताइए, कोई ठोस का बता दो। स्प्रिंग। स्प्रिंग को खींच करके छोड़ दिया जाए तो वाइब्रेट करती है। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो कंपन संचरित होते ये हमने लिखा नहीं है, इसमें और हम जोड़ देते हैं। कंपन जो होते हैं वो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, परपेंडिकुलर कंपन करते हैं। कंपन कैसे होंगे? तरंग गति के लंबवत होंगे। इंग्लिश में लिख लोगे ना? वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू वेव मोशन। वेव मोशन के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर कंपन करते हैं। एक मिनट, कौन सा लिख रहे हैं? अनुदैर्घ्य लिख रहे हैं? नहीं, लंबवत नहीं, अनुदिश। लंबवत तो इसमें होते हैं। वाइब्रेशन टूवर्ड्स द वेव मोशन। वेव मोशन जिस तरफ तरंग चल रही होगी उसी तरफ कंपन होंगे। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींच करके छोड़ दिया जाए तो स्प्रिंग में जो मोशन होंगे, स्प्रिंग की या स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे लिख दो। जैसे मान लो अगर स्प्रिंग को खींच करके छोड़ा जाएगा ना तो कुछ इस तरह से होगा। कहीं पे स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी और कहीं पे स्प्रिंग क्या हो गई? स्प्रेड हो गई, फैल गई। तो कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट होगी, कहीं पे स्प्रेड होगी, यानी कहीं पर सिकुड़ जाएगी, कहीं पर फैल जाएगी। तो कंपन जो होंगे ये परपेंडिकुलर तो होंगे नहीं। जैसे स्प्रिंग मूव करेगी इसके वाइब्रेशन भी उसी डायरेक्शन में चलेंगे। तो वाइब्रेशन जब वेव मोशन की डायरेक्शन में चलेंगे तो वो आपकी अनुदैर्घ्य तरंग होगी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगी।
अब यहाँ पे जो सिकुड़ता है इसको भैया बोलते हैं संपीड़न, और जहां फैल गई है इसको बोलते हैं विरलन। तो संपीड़न फिर विरलन फिर संपीड़न फिर विरलन, यानी संपीड़न को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ना, और विरलन को क्या बोलते हैं? फैलने को क्या बोलते हैं? स्प्रेड मतलब फैलना हो गया। और कोई मीनिंग है? बोलो को नहीं पता। स्ट्रेस मतलब तो होता है खींचना, खिंचाव उत्पन्न होगा। चलो ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन लिख लेना यहाँ पे, और यहाँ पे लिख लेना स्प्रेडिंग। यानी याद रखना अनुदैर्घ्य तरंग किसमें संचरित होती है? संपीड़न और विरलन के रूप में। और कोई तरंग इसमें बोलो। जल में, जैसे तालाब हो, तालाब में कोई पत्थर फेंक दो, देखा होगा उसमें ऐसे सर्कुलर फॉर्म में वेव उत्पन्न होती ना, और किनारे तरफ तक चलती चली जाती है। तो वो कौन सी तरंगे होती है? उसमें आप देखोगे ऐसा लग रहा है कि जहां पे तरंगे उत्पन्न हुई है वहां से जैसे पानी लगता है कि आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, ऐसा दिखता है, लेकिन वो बढ़ता नहीं है, सिर्फ कंपन जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, ऊपर नीचे। कोई कागज का टुकड़ा फेंक के देख लो, सिर्फ आपको ऐसे ऐसे होता दिखेगा। तो जल की सतह पर जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो आपकी ट्रांसवर्स वेव होती है, यानी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। कहां पर? जल की सतह पर। और जल के भीतर जो तरंगें उत्पन्न होती है, जैसे समुद्र में जो लहरें उठती बहुत बड़ी बड़ी होती है ना, बहुत ऊंची ऊंची होती है, तो जो ऊपर तरंगें बनेंगी वो आपकी अनुप्रस्थ होंगी, और जल के भीतर जो बनती है वो अनुदैर्घ्य तरंगें होती। तो जल में दोनों बनेंगे। जल के भीतर उत्पन्न तरंगे, ये इनको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। पेपर में अधिकांश इसको पूछा गया है, या फिर जल के भीतर पूछा गया, तो इसको याद रखना। स्प्रिंग वाला तो कम पूछा गया है। तो अगर पूछा जाए वायु में ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे होती है, तो अनुदैर्घ्य तरंगे होगी। और अगर आपसे पूछा जाए जल के भीतर कौन सी तरंगे उत्पन्न होंगी, क्योंकि हम लोग अक्सर जो पढ़ते हैं, आपको बुक में जो मिलेगा सिर्फ लिखा मिलता है जल में उत्पन्न तरंगे, तो लोग वहां फटाक से टिक करके चले आते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। लेकिन ध्यान देना, वो कौन सा पूछ रहा है, जल के भीतर पूछ रहा है या जल की सतह पर पूछ रहा है। तो अगर लेयर पे पूछ रहा है तो लॉन्ग वो ट्रांसवर्स हो जाएंगे, अनुप्रस्थ तरंगे होंगी। और अगर इनसाइड द वाटर पूछ रहा है, जल के भीतर पूछ रहा है, तो अनुदैर्घ्य तरंगे हो जाएंगे। इसका क्वेश्चन बनता है कि तरंग के कंपन अगर तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश हो रहे हैं, टुवर्ड्स द वेव मोशन हो रहे हैं, तो कौन सी वेव होगी? अनुदैर्घ्य तरंग होगी। अगर परपेंडिकुलर कंपन होंगे तो ट्रांसवर्स होगी, अनुप्रस्थ होगी। अब इतनी ही बातें इसमें लिखना है, जगह कम हो गई हमको लगता है। तो सबसे पहले इसमें माध्यम के कण कैसे होंगे, इसमें भी सेम चीज होगी। माध्यम के कण संचरित नहीं होंगे, ठीक है, सिर्फ क्या होंगे? कंपन संचरित होते हैं, ये सेम रहेगा। इसको लिखते हैं कंपन जो होंगे वो तरंग गति के लंबवत होंगे, परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन। वाइब्रेशन कैसे होंगे इसमें? तरंग के चलने की दिशा के लंबवत। मान लो अगर वेव चल रही है ऐसे, जैसे मान लो
अगर हम बोले यहाँ पे कोई रिजिड सपोर्ट है, यहाँ से आपने डोरी बांध दिया और डोरी को एक साइड से पकड़ के ऐसे आप हिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से वेव होगी। अब देखिए, आपको जब बाहर से खड़े होकर देखोगे तो आपको लगेगा ये रस्सी आगे की ओर चल रही है, चलती हुई दिखेगी, लेकिन माध्यम का कोई कण आगे नहीं बढ़ता है। सिर्फ यहाँ जो वेव के मोशन होते हैं, कंपन होते हैं, वो परपेंडिकुलर होते हैं अपनी साम्य अवस्था के ऊपर नीचे। जैसे सरल आवर्त गति में बताया था, ऊपर नीचे कंपन होते हैं। तो यहाँ पे जो कंपन है लंबवत ऊपर या नीचे किसी भी दिशा में हो सकते हैं। जैसे हमने आपको बोला था सरल आवर्त गति में जब कोई तरंग यहाँ से चलना स्टार्ट होगी तो हाफ साइकिल क्या होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगी और हाफ साइकिल निगेटिव। तो आधे चक्र ऊपर और आधे चक्र नीचे जब यहाँ पर आएगी तो ये एक चक्कर कंप्लीट होगा। और एक चक्कर में लगा समय क्या कहलाता है, टाइम पीरियड, आवर्तकाल कहलाता है। और वेव इतनी जब डिस्टेंस चलेगी यानी एक कंप्लीट चक्कर चलेगी तो उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर होगी उसको तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं, और इसको लेमडा से लिखते हैं। टी तो मालूम है। ऐसे चक्कर एक सेकंड में जितनी बार लग जाएंगे, एक सेकंड में जितने चक्कर लगेंगे उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। यानी टाइम पीरियड का अपोजिट हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो जैसे यहाँ पे अगला यहाँ पे क्या लिखा था, ठोस द्रव गैस वाला हो गया, ये याद रखना। ये तरंगे भैया केवल ठोस में होंगी। जनरेट ओनली सॉलिड्स, केवल ये सॉलिड में जनरेट होंगी बस। यानी आप ध्यान रखना, अगर द्रव और गैस में पूछ लिया जाए तो समझ जाना कि वो तरंग अनुदैर्घ्य होगी, और ठोस की बात करेगा तो अनुप्रस्थ। लेकिन ठोस में तरंगे अनुदैर्घ्य भी होती है, ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं है, यहाँ देखो स्प्रिंग वाला लिखा था, स्प्रिंग तो सॉलिड होती है, तो स्प्रिंग में जो तरंगे उत्पन्न होगी वो कौन सी होगी, कौन सी होगी, सामने लिखा है अनुदैर्घ्य। जैसे रेल की पटरी में कोई आवाज चोट की जाए तो दूर तक उसकी साउंड सुनाई देती है। मान लो 1 किलोमीटर दूर ट्रेन आ रही है और आप देखोगे रेलवे ट्रैक से ट्रेन नहीं दिख रही है, लेकिन कान लगाकर सुनोगे तो आपको मालूम हो जाएगा ट्रेन आ रही नहीं आ रही। समझ गए। और दूसरी चीज है, मान लो ये रेलवे ट्रैक हो गया, आपने यहाँ पे इस पे चोट किया और दूर आपका कोई दोस्त बैठा है, जब वो इसमें कान लगा के सुनेगा तो थोड़ी देर बाद इसको वेव सुनाई देगी, लेकिन जब कान हटाएगा थोड़ी देर बाद एक आवाज और आएगी। यानी आप चोट एक बार करोगे, उसको आवाज 2 बार सुनाई पड़ेगी। 2 बार क्यों, जो आपने चोट किया है, एक तो ये जो सॉलिड है रेलवे ट्रैक, एक तो इसके भीतर से वेव जाएगी और इसके जो वाइब्रेशन है ऊपर क्या है, वायु भरी है, ऑक्सीजन है, इसके वाइब्रेशन ऑक्सीजन पार्टिकल को भी वाइब्रेट करेंगे। तो ऑक्सीजन के थ्रू यानी वायु में भी एक ध्वनि तरंग चलने लगती है। अब पहले कौन सुनाई देगी, जो तेज चलेगी। तेज कौन सी होगी, सॉलिड वाली। ठोस में ध्वनि तरंग की चाल गैसों की अपेक्षा ज्यादा होती है, याद रखना। तो जो रेलवे ट्रैक से जाएगी, मेटल से होकर के जाएगी, वो पहले आपको आवाज सुनाई देगी, लेकिन जो वायु से चल करके जाएगी वो थोड़ी देर बाद सुनाई देगी। तो जो बाद में सुनाई देगी वो कौन सी होगी, अनुदैर्घ्य, और जो पहले सुनाई देगी वो अनुप्रस्थ होगी। इस चीज को ध्यान रखना। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है, लेकिन उनको आपको समझना है। जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है उनको हम आपको बता रहे हैं। केवल ठोस में उत्पन्न होती है। तनी डोरी में जो तरंग उत्पन्न होगी
तनी डोरी मत लिखो, यहाँ पे लिखा है डोरी। इसको लिखिए रस्सी में उत्पन्न तरंग। रस्सी में उत्पन्न तरंग, जो रस्सी हमने बोला था, लाने पर जो तरंगे उत्पन्न होंगी वो कौन सी होंगी? अनुप्रस्थ तरंगे होंगी। और कोई बोलो। है? हाँ, जल की सतह पर, अभी हमने क्या लिखा है यहाँ पे? केवल ठोस में उत्पन्न होती है। जल वाला भी एक केस है, और जल में कहीं पर भी नहीं उत्पन्न होगी। जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे, वेव प्रोड्यूस्ड इन द लेयर ऑफ वाटर। इतना हो गया। और क्या है? ठोस द्रव गैस, वहां पे ओनली ठोस में है। ध्वनि तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे एग्जाम्पल हो गए। और इसमें कोई चीज, बाकी चीज तो इसी की उसमें मैच कर रही है, तो एग्जाम्पल इनके याद रखना। कौन सी इसमें कंडीशन होती है? माध्यम के कण कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। कौन बढ़ेगा? इसमें केवल जो कंपन होंगे वो तरंग गति के लंबवत परपेंडिकुलर मूव होंगे, और इसमें तरंग के चलने की दिशा की अनुदिश होंगे। इतना होगा, नोट करिए, फिर आगे बढ़ो थोड़ा सा। कहाँ छूट गया रहा भैया? है? अच्छा, तुम कहाँ पीछे छूट गए थे? अब कोई ना कोई तो समस्या बताओगे ही, ये तो हमको पता है। कोई समस्या नहीं बताओगे, ऐसे ही लेट हो गए, मतलब जानबूझ के। हाँ, ये सबसे अच्छा था। चलिए नोट कर लीजिए। जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं पेपर में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे बनेंगे। इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनेंगे, अभी उनको बताएंगे कौन से बनते कौन से नहीं बनते। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान रखना, अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस में उत्पन्न होती है, यानी जिनमें प्रत्यास्थता होती है। प्रत्यास्थ कौन सी वस्तुएं होती है? ठोस वस्तुएं होती है। तो अगर पूछा जाए कि प्रत्यास्थ वस्तुओं में उत्पन्न तरंगें कौन सी होंगी, तो बताना है अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स वेव होंगी। याद रखना इस चीज को, अगर भूलने का चांस है तो लिख लेना, प्रत्यास्थ वस्तुओं में उत्पन्न तरंगें, अनुप्रस्थ वालों में लिख लेना। नोट हो गया? जल्दी, साथ ही साथ नोट कर दीजिएगा अभी। लड़कियों में सबका नोट हो गया। जल्दी नोट को, तुम तो एक एक अक्षर देख देख नोट कर रहे हो।
ये हमने बना दिया कोई वेव है, तरंग है। ये O पॉइंट इसका मीन पोजीशन होता है। हिंदी में इसको माध्य बिंदु कहते हैं। ये जितना ऊपर चले, अच्छा एक चीज और नहीं बताया था उसमें अनुप्रस्थ में, जैसे अनुदैर्घ्य तरंगे संपीड़न और विरलन के रूप में चलती हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगे किस रूप में चलती है? स्रंग और गर्त के रूप में चलती, वो नहीं बोला था। चलो यहाँ देखो, जो वेव बनाया है इसमें परपेंडिकुलर कंपन हो रहा है ना, तो इसमें हम बना देंगे। ये जितना ऊपर जाएगी इसको बोलते हैं स्रंग, इंग्लिश में बोलते हैं क्रेस्ट, और जितना नीचे आएगी तरंग इसको बोलते हैं गर्त। गर्त का मतलब नीचे होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रफ। तो क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में अनुप्रस्थ तरंगे चलेंगी। अब ये जितना ऊपर जाएगी इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, आयाम। पीछे भी आपने पढ़ा था, ये भी हमारा आयाम हो गया। हाफ साइकिल जब कंप्लीट करता है कोई वेव तो कलांतर कितना होता है, फेज डिफरेंस कितना मिलता है, यहाँ 0 है और हाफ साइकिल चलने पर कितना होगा नहीं मालूम, पाई 180 डिग्री। भाई मान लो कोई वेव कंप्लीट एक चक्कर लगाएगी 360 होगा ना, और हाफ साइकिल चलेगी 180, यानी बीच में क्या होगा π/2। यहाँ पे कितना होगा फेज डिफरेंस नहीं मालूम, 3π/2, π/2 π/2 π/2, 3π/2 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा 2π 360। याद रखना, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में, एक कंप्लीट चक्कर में तरंग को कितना फेज डिफरेंस तय करना पड़ेगा 2π, और हाफ साइकिल में पाई 180 डिग्री। इसी में सब लिख रहे हैं मोस्टली चीजें, ताकि लैंग्वेज में ना लिखना पड़े। और अभी हमने बताया था एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना ये टाइम लेगा इसको टाइम पीरियड बोलेंगे। आवर्तकाल यहाँ पे, अब तुम π/2 को 3 बार जोड़ लो, अब बताओ कितना आएगा। जितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी एक कंप्लीट ऑसिलेशन में उसको बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, यानी वेवलेंथ। π/4। अरे भैया कौन है सुवंतर? या तो तुम गलत बोल रहे हो या तो तुमने गलत पढ़ाया है, दोनों में से एक चीज हो सकती है। नहीं तो फिर उन्होंने भी गलत किया है। तुम खुद ही जोड़ के देख लो, बेस सेम है तो ऊपर जोड़ लोगे π 3π हो जाएगा, 3π/2। अगर यहाँ π/4 होता तब बनता। तो ध्यान देना, वेवलेंथ हो गया। अब इतनी दूरी इतने समय में कोई वेव चलेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी ये बताना है। यानी आपको बताना है तरंग की चाल, कामा तरंग दैर्घ्य, और आवृत्ति में संबंध क्या होता है, पढ़ा होगा आपने, v = n लैम्डा, पढ़ा है।
v क्या है, ध्वनि की चाल है, n क्या है, आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, लेमडा क्या है, तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ है। मालूम रहेगा। अब आपको मालूम है कि जो आवृत्ति होती है, अभी हमने बोला था टाइम पीरियड का अपोजिट होता है, आवर्तकाल का उल्टा, तो n इक्वल टू 1/t होता है। अगर यहां पे रखोगे तो लैम्डा अपॉन टी बन जाएगा, या लैम्डा इक्वल टू क्या बनेगा, v इंटू टी हो जाएगा। लैम्डा क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। क्या है यहाँ पे, स्पीड इंटू टाइम बन रहा है। तो ये रिलेशन इनके क्वेश्चन बनेंगे। जब हमने अनुप्रस्थ तरंग की इसमें बात किया है तो याद रखना, जितने सॉलिड होते हैं, ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थों में प्रत्यास्था होती, इलास्टिसिटी होती है। अब इलास्टिसिटी आएगी तो उसमें कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी आएगी, और उस सब्सटेंस की, उस पदार्थ की डेंसिटी भी होगी। तो याद रखना, ठोस पदार्थ यानी प्रत्यास्थ वस्तु, अगर कोई प्रत्यास्थ वस्तु है तो उसमें जो तरंगें उत्पन्न होंगी, उत्पन्न तरंगों की चाल, हमें चाल लिखना है। तो याद रखना फार्मूला, अंडर रूट ईटा अपॉन डी। ईटा क्या है, बोलो, इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में बताया था ईटा, दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक को ईटा से लिखा था ना, भूल जाते हो बहुत जल्दी। अच्छा, दृढ़ता गुणांक क्यों आया है, क्योंकि आपको पता है ठोस पदार्थों में दृढ़ता होगी, दृढ़ होती ना, रिजिड बॉडी होती है। तो ईटा क्या है, दृढ़ता गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, और डी क्या है, कहीं भी बताओ तो हम जाने। डी यहाँ पे घनत्व है, डेंसिटी है। अब ध्यान रखना, अगर पदार्थ बेलनाकार है, आयताकार है, घनाकार है, जैसा भी होगा, वहां पे अगर घनत्व तो नहीं दिया है, आयतन दिया है, तो क्या करोगे, घनत्व का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणे आयतन, या द्रव्यमान बटे आयतन। क्या लिखोगे, घनत्व का फार्मूला, तो वहां पे ब्रेक कर देना होगा, ठीक है। और आयतन किसका लिखोगे, बॉडी जैसी भी होगी। अगर वो क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम रखोगे, घन का आयतन रखोगे। बेलनाकार है तो बेलन का आयतन रखोगे, जैसा भी होगा। गोला है तो गोले का आयतन रखोगे। तो ये कब लगाना है, जब ठोस पदार्थ होगा, उसमें तरंगें उत्पन्न होंगी, तब ये फार्मूला उत्पन्न होगा। उसके बाद अगर मान लो पदार्थ ठोस तो है लेकिन लचीली वस्तु है, फ्लेक्सिबल वस्तु है, जैसे रबर हो गया, तार हो गया, तो क्या है, लचीली वस्तुएं होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो जब फ्लेक्सिबल हो, जैसे तार हो गया, तार को खींचोगे या उस पर बल लगाओगे तो क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण उसकी लेंथ चेंज होगी, तो उसमें टेम्परेचर और टेंशन जनरेट होगा, तनाव आएगा ना। लचीली वस्तु
फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट में उत्पन्न तरंग की चाल, अगर फ्लेक्सिबल बॉडी है तो उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होगी, उसकी जो चाल होगी, स्पीड होगी, वो टी बाई एम हो जाएगी। यहाँ टी और यहाँ टी सेम नहीं है, ये टाइम पीरियड है और वो टी क्या है, टेंशन है, तनाव होगा। एम तो जानते हो ना, एम क्या होगा, द्रव्यमान होगा। अब यहां से ध्यान देना, अगर मान लो ऑब्जेक्ट फ्लेक्सिबल है, लचीली है, लेकिन द्रव्यमान नहीं दिया, आयतन और घनत्व दिया हो, तो द्रव्यमान को तोड़ना पड़ेगा। क्या तोड़ोगे, द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व होता है। अब तार कैसा होता है, तार बेलनाकार होता है। तो यहाँ पे जो लिखते हैं तार का आयतन, वो एकांक लंबाई के तार का आयतन होना चाहिए। एकांक लंबाई यानी लंबाई क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और तार बेलनाकार होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, होता है। जने को पता नहीं ना कि बेलन का आयतन ये है। और हमने बोला एकांक लंबाई, तो एकांक लंबाई के लिए जो ऊंचाई होगी वो 1 हो जाएगी। और इंटू में क्या, तो क्या रख दोगे, पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए स्पीड ऑफ साउंड इन फ्लेक्सिबल बॉडी क्या हो जाएगी, टी बाई पाई आर स्क्वायर डी। तो ये फार्मूला आप तब लगाओगे जब बॉडी फ्लेक्सिबल होगी। अब इनके अंदर से भी क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना कि ये फार्मूला है। तो आपको लगता होगा कि जो फार्मूला आता है उससे सिर्फ न्यूमेरिकल बनता है, नहीं, कंपटीशन में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है फार्मूले से। जैसे बोला जाएगा कि इसको बढ़ा दिया जाए तो दूसरा क्या होगा, घटे या बढ़ेगा, ऐसा। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, बोलो, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, सब सस्पेंस में है, किसी की आवाज में कॉन्फिडेंस दिखता ही नहीं है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, नहीं पता, 332 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 332 मीटर। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, वायु में प्रकाश की चाल,
3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कौन ज्यादा है? लाइट की स्पीड साउंड से बहुत ज्यादा है। इसीलिए बारिश के टाइम जब बादल गरजते हैं तो पहले लाइट आती है ना, उसके बाद साउंड आती है। जबकि वहां से चलते दोनों साथ में हैं, लेकिन लाइट की स्पीड ज्यादा होती, पहले आ जाती है आप तक। साउंड की स्पीड कम होती है, पीछे आती है। समझ गए ना? है इसकी इन्होंने कहा कि कभी कभी लाइट तो आ जाती है, कभी कभी आवाज नहीं आती। हमने क्या कहा? जैसे जैसे साउंड आगे बढ़ती है अपनी एनर्जी को कम करते चली जाए। अगर आवाज उतनी ज्यादा है कि यहां तक आवाज आ सके तब तो ठीक है। अगर उसकी एनर्जी पहले ही समाप्त हो गई तो यहां तक नहीं आएगी, लेकिन लाइट तो आ जाएगी। तो ये कंडीशन होती है। अभी इस समय देख नहीं रहे हो कि पूरे विश्व में कितना क्लाइमेट चेंज का असर दिख रहा है। अभी देखा नहीं, कुछ दिन पहले रशिया में भूकंप आया, कितना भयंकर, कितना आया है? हाँ, लगभग 7.7 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का आया है। इतना तेज इंडिया में आ जाए ना तो शायद कोई बिल्डिंग बचेगी है? क्योंकि अपने यहाँ भूकंप रोधी बिल्डिंग नहीं बनती है, जापान में बनती है। लगभग हर देश बना रहे, अपने यहाँ नहीं। अपने यहाँ से मतलब क्या होता है? बिल्डिंग खड़ी हो जाए ऊंची, और क्या करना है? वहां पे लोग क्या करते हैं पता? जापान की टेक्नोलॉजी देखो, जब बिल्डिंग ऊंची बनाते हैं तो नीचे, आप कभी उसको देखो जरा, जो ब्रिज बनते हैं, आज जाना तो रास्ते में कोई ब्रिज मिले देखना, ब्रिज के पोल पर जहां गर्डर रखे होते हैं ब्रिज वाले, वो पूरा गर्डर ही पोल पे नहीं रखा होता है, एक इतना बड़ा सा मेटल रखा होता है, उस मेटल पर पूरा गर्डर रखा होता है, उसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है। अगर भूकंप आएगा ना, अच्छा भूकंप तो मारो गोली, उस पर तो डेली भूकंप आते हैं, हर मिनट भूकंप आते हैं। तो कैसे? आप देखो, कभी खड़े हो जाओ ब्रिज पे और कोई भारी ट्रक स्पीड में निकले, पूरा ब्रिज हिलता है। और ऐसे ऐसे ट्रक आपके छत के ऊपर चला जाए तो एक के बार में छत गिर जाएगी। तो उस पे तो वाइब्रेशन हमेशा उत्पन्न होते हैं। तो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए वो स्प्रिंग डाली जाती है, और वही वाइब्रेशन तो भूकंप पे जनरेट होती है। तो जापान इस टेक्नोलॉजी को यूज करता है। वो जब नींव भरता है बिल्डिंग की तो नीचे स्प्रिंग लगती है बड़ी बड़ी सी, भूकंप आता तो बिल्डिंग ऐसे हिल जाएगी लेकिन गिरेगी नहीं। अपने यहाँ डायरेक्ट जमीन में खुदाई किया, सीधा पिलर डालना स्टार्ट। क्यों? हम लोग को पता है अगर जितना भूकंप जापान पे, अमेरिका पे, नेपाल पे, तिब्बत में, चाइना में, रशिया में जितना भूकंप आता है ना, उतनी तीव्रता का इंडिया में कभी नहीं आएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर प्राकृतिक आपदा आती है दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन इंडिया नहीं खत्म होगा। देख लेना आप, है? इसके बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे रीजन। क्यों है? हमारे देश के 3 तरफ से समुंदर खड़ा है, ठीक है? और समुंदर जो खड़ा है वो समुंदर सबसे शांत है, तो इसमें सुनामी आने के चांस उतना कम है। अन्य कंट्रीज के पास जो समुंदर है उसकी जो तली है ना वो ऐसे है, गहराई है, तो वहां पे हल्की सी भी सुनामी आएगी तो बहुत तेज जाएगी स्पीड में आगे की तरफ। और उत्तर में हिमालय पर्वत खड़ा है, उधर से कोई हमें डर ही नहीं है, चाहे कितनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए। कोई दुनिया में बाढ़ आ जाए, दुनिया डूब जाएगी, लेकिन इंडिया में फिर भी नहीं डूबेगा। अच्छा इंडिया भी छोड़ो,
जिस दिन यूपी अगर डूब गया ना, पूरा इंडिया डूब जाएगा। आप इस समय देख रहे हो लगभग हर स्टेट में लगभग तबाही मची है। रशिया में देख लो, चाइना देख लो, अमेरिका देख लो, कौन कौन से देश है जहां पर कितना बाढ़ आई हुई है। आप सबसे सेफ जोन में है? मैंने आपसे क्या कहा है? जो वो सब क्षेत्र है वहां हमने कहा अगर यहाँ पे तबाही आ गई थी भयंकर की, सब जन धन सबकी हानि हो जाए, तो अन्य जो स्टेट आसपास के ना वो तो पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले नुकसान उन्हीं के पास आएगा। और हिमालय पर्वत अगर जिस दिन खत्म हो जाए ना, तो प्रलय आने से पहले ही पूरा इंडिया खत्म हो जाएगा। अब इन्होंने पूछा कि क्यों, अगर हिमालय पर्वत नहीं होगा? हिमालय पर्वत नहीं होगा तो उस पार क्या है, साइबेरिया, इतना बड़ा जंगल, और वहां पर हवाएं चलती है ना, साइबेरिया की हवाएं, उनका टेम्परेचर माइनस में 30-40 डिग्री सेल्सियस होता है, और वो ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ आएंगी, पल भर में सब जमा देंगी पूरा। तो अगर हिमालय पर्वत ना हो तो इंडिया सबसे पहले खत्म हो जाएगा, 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा, सोच लो। और एक टाइम देख लेना, अभी तो वो नहीं है, अब जो थोड़ी बहुत ज्योग्राफी हमने पढ़ी है, आप जानते हो कि सबसे बड़ा जो ओशियन है, महासागर है, कौन सा है? प्रशांत महासागर। आने वाले टाइम में प्रशांत महासागर छोटा हो जाएगा और अटलांटिक महासागर धीरे धीरे बड़ा होगा, क्योंकि उधर टेक्टोनिक प्लेटें हैं, धीरे धीरे खिसकती हुई आ रही हैं, और वो आएगी तो भारत के दक्षिण से टक्कर मारेगी, और टक्कर मारेगी ना तो दक्षिण की तरफ जो समंदर है उधर एक माउंटेन बन जाएगा। जैसे उत्तर में हिमालय पर्वत खड़ा है, दक्षिण में एक पर्वत बन जाएगा। दो प्लेटें जब टकराती है तो वहां से मिट्टी क्या होगी, उठेगी ऊपर, तो एक पर्वत बन जाएगा। और जिस समय उधर पर्वत बन जाएगा, पूरे इंडिया में वर्षा होना खत्म हो जाएगी। क्यों? मानसून तो वहीं से बनता है ना। अगर हिमालय पर्वत खड़ा हो जाएगा, मानसून कहां से आएगा? आइबे नहीं करेगा। फिर भारत के थोड़े हिस्से में बारिश हो सकती है, और ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि 3 तरफ से समुद्र है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज आप देख लो, 2016 में कितना तेज भूकंप यहाँ आया था, है ना? सब कुछ आपको हिलता हुआ दिख गया था। अब यहाँ जितना तेज आया था, नेपाल में कितना तेज आया था? अब सोच लो, पहले वहां तो धरती तक फट गई थी, देखा था ना इस चीज को। और यही बगल में दलमऊ है, यहाँ पे भूकंप आया ही नहीं, आइबे नहीं करेगा। यहाँ इतना तेज, वहां पर नहीं आया, पास में है, क्यों नहीं आया? क्योंकि पूरा दलमऊ गंगा के रेत पर बसा हुआ है, और रेत जो होती है वो कंपन को एब्जॉर्ब करती है। जितना भूकंप आया, पूरी वाइब्रेशन को उस रेत ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे पत्थर पे आप ऊंचाई से कूद जाओ तो बहुत तेज चोट लगती है, और रेत पर कूदो तो चोट नहीं लगती है, ठीक वैसे ही अब जितना तेज भूकंप यहाँ आया, उसका बहुत ज्यादा झटका नेपाल में क्यों लगा? क्योंकि हम लोग गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसे हैं, और वो पथरीले भूमि पर बसे हैं। तो अगर टक्कर होगी तो वाइब्रेशन कहाँ जाएगी? पत्थर में ज्यादा आएगी, मिट्टी में कम आएगी, इसीलिए वहां ज्यादा आया। बहुत सारी चीजें हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आने वाले 4 सालों में देखना क्या क्या होता है, और कौन कौन तबाह होता है, कौन आबाद होता है, कौन बर्बाद होता है, आप देखिएगा, बहुत खत्म हो जाएंगे। अच्छा, आप कभी कल्पना करिए, कभी आप सोचते नहीं हो, और सोचोगे ना, सोचने से ही सारी उपज निकलती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो सब पढ़ते हो पूरा, सब सोचने से ही तो उत्पन्न होती है। सहारा का इतना बड़ा रेगिस्तान कैसे बना है? कभी कल्पना किए हो? इकट्ठा एक जगह पे इतनी सारी रेत कैसे इकट्ठा हो गई? इतना बड़ा रेगिस्तान की इंडिया जैसे कई देश उसमें आ जाए, इतना बड़ा रेगिस्तान कैसे बना? आपको पता है? इतिहास पढ़ते हो, पहले जुरासिक वर्ल्ड था, जब डायनासोर होते थे, हड़प्पा
सिविलाइजेशन पढ़ी आपने, मोहनजोदड़ो पढ़ी है। ये सब सिविलाइजेशन थी, सभ्यता थी, वो खत्म हो गई जब प्राकृतिक आपदाएं आई। और उसके बाद से ये वाली जो चल रही है सिविलाइजेशन हम लोग वाली, ये सबसे लंबा टाइम बीत चुका है, अभी खत्म नहीं हुई और ये कभी खत्म भी नहीं होगी, चाहे जितनी बड़ी आपदा आ जाए। भाई आप लोग तो मर जाओगे, हम लोग मर जाएंगे, लेकिन जिनके पास पैसा है, संसाधन है, वो यहां से भाग जाएंगे कहीं और। नेता लोग बैठेंगे प्लेन में, उड़ जाएंगे, और तुम क्या करोगे? दौड़ोगे यहीं पे। परमाणु बम गिरेगा, सेना के पास बंकर बने हैं, वो जाके उसमें छुप जाएंगे, तुम कहां छुपोगे? कहीं नहीं। अपने घर में बैठोगे, पल भर में बिल्डिंग राख हो जाएगी। और एक न एक, भाई हमारा मानना तो यही है, आप भी इस चीज को शायद सोच पाओ, जो चीज बनी है एक दिन नष्ट होगी। परमाणु बम बना है, कभी तो फटेगा कि नहीं फटेगा? कभी नहीं फटेगा, कभी तो फटेगा ना। नहीं, मुझे बताइए आपको क्या लगता है, कभी फटेगा नहीं फटेगा? कभी तो फटेगा। अब इतने सारे है ना, बनाओ तो फिर जो तुम्हारा पड़ोसी है वो बना रखा है, तुमको रोज आंख दिखाएगा कि हमको कुछ बोलो तो फेंक के मार देंगे। फिर तो तुम क्या क्या करोगे? तुम कहोगे अच्छा ठीक है हम भी बनाएंगे। जैसे मान लो आपके मोहल्ले में कोई है जिसके यहाँ 3-4 आदमी पावरफुल है, बॉडी बिल्डिंग करते, जिमिंग करते, बढ़िया बॉडी बनाए हैं, और तुम्हारे यहाँ सब झिंगुर जैसे हैं, तो कुछ बोल पाओगे उनको? तुम कहोगे अब वो तुमको रोज आज तुमको दिखा रहा है, तुम कुछ बोले नहीं पा रहे हो, तुम कहोगे अच्छा ठीक है अब हम भी भेजेंगे जिम में, अब हम भी थोड़ा सा बैल बनाएंगे। तो ये होता है, देशों में भी यही चलता है। भैया अपना हिंदुस्तान क्या कहता है, आप देवी देवताओं को भी आप ले लो, किसी भी देवी देवता की फोटो आप देखते हो, उसमें क्या है? उनके पास हाथ में, एक हाथ में पावर है तो एक हाथ में अस्त्र है, उनका शस्त्र है। मतलब क्या बोलते हैं, जब जरूरत ज्ञान की होगी तो ज्ञान देंगे, और जब लाभ की जरूरत होगी तो लाभ देंगे। तो भैया उनका कहना है कि जब युद्ध करोगे तो युद्ध के लिए भी हमारे पास है, और तुम युद्ध की जगह तुम शास्त्र की बात करोगे तो तुमको लोग मार के चले जाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मानते हैं भारत पहले विश्व गुरु था, आज भी मान लो विश्व गुरु है, तो विश्व गुरु लेकर के तुम क्या करोगे? अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है, दूसरा आके चढ़ाई कर दिया, तुमको जो है मार पीट के चला गया, कब्जा कर लिया तुम्हारे घर पे, क्या करोगे तुम? अपना ज्ञान कहाँ तुम जाके सुनाओगे? किसको सुनाओगे? किसी के नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो भैया आज जहां पे सहारा रेगिस्तान है वहां कभी समुंदर था, आज जो समुंदर जहां पे है यहां कभी आदमी थे, कभी शहर थे, कभी समुंदर वहां था जहां सहारा रेगिस्तान है। वहां का समुंदर उठ के यहां आ गया, जहां बस्तियां थी सब खत्म हो गया, डूब गया ना। कभी तो ऐसा होगा कि वो समंदर उठ के कहीं और जाएगा जहां पे आप लोग बसे हो, और वहां फिर से इंसानी बस्तियां बसेंगी। क्यों ऐसा क्यों होता है? ये जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं जिन पर हम लोग रहते हैं, ये स्थिर नहीं है, ये चल रही है, पानी पर तैर रही है, तो कभी ना कभी तो एक दूसरे टक्कर करेंगी, और टक्कर करेंगी तो वहां की मिट्टी उठ करके माउंटेन बनाएगी, ज्वालामुखी फटेंगी, तो कहीं पे तो जमीन धंसेगी और कहीं पे उठेगी, तो जहां धंस जाएगी, जो शहर धंस गया, वहां जो समुद्र है वो जाके अपना स्थान घेर लेगा, डूब जाएगा। और वो दिन दूर नहीं, आप देखना जब चाइना अमेरिका डूब जाएंगे, देख लेना आगे ज्यादा डूब जाएगा, लेकिन आपके सामने तो होना मुश्किल है। लेकिन आप अपने सामने ही देखोगे, जैसे मुंबई का ताज होटल हो गया, देख लेना ये बहुत जल्द डूबेगा। अरे आप आज से लेके 15-20 साल पहले देख लो समुद्र का जलस्तर कहाँ था, और आज देख लो। अगर कभी फोटो में देखा हो, ना गए हो वहां पे, तो जहां पे समुद्र है उसके चारों तरफ बाउंड्री बनाई गई है, क्योंकि लहरें आती है तो पानी घुस जाता है वहां तक, होटल तक, तो बाउंड्री बनाई गई है। अब लहरें आती है तो उसमें टकरा जाती है, और नीचे किनारे किनारे सौकर डाले गए पत्थर के बना बना के बड़े बड़े,
कि अगर लहरें आती है तो वो लहरों की वेव को, तरंग को एब्जॉर्ब कर ले और लहरें ऊंची ना उठ पाए। तो धीरे धीरे जल स्तर ऊंचा उठता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हाँ, आ जाता है ऐसे भी। इस समय आप जाइए, इस समय डेली आता है पानी रोड पे, डेली आ जाता है। लेकिन दीवार भी बना रखा है बड़ी मोटी मोटी सी। इतनी मोटी ना हो तो लहरें क्या करेंगे? उसको तोड़ देंगे। तो आपको लगता है ना कि हम यहाँ बैठे हैं, जैसे कूप मंडूक वाला कहानी सुना ना, कुएं का मेढक कुएं में जब तक रहता है उसको लगता है यही दुनिया है, बस इतनी बड़ी दुनिया है, आगे कुछ नहीं ना। और जब बाहर निकलता देखता अरे बाप रे, तो दुनिया बहुत बड़ी है। तो आप अभी यहीं पे, तो आपको लगता है दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा है क्योंकि आपके साथ अच्छा हो रहा है। भैया सिर्फ रेत नहीं है। इन्होंने कहा पूरी रेत एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर लेती है? भैया रेत कहीं पे मोटी है, कहीं पे पतली है। आप देखते हो कहीं पे पानी आपको 50-60 फीट पे मिलता है, कहीं पे 500 फीट पे मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? वो टेक्टोनिक प्लेटों यानी चट्टानों के कारण होता है। अपने नीचे आप खुदाई करना स्टार्ट कर दो, यहीं से कभी खुदाई करके देखना। आप खोदोगे 30-40 फीट खोद दो नीचे, आपको चट्टान मिलेगी नीचे 30-40 फीट ही। मतलब आप कुल मिला के जितनी ये ऊंचाई बिल्डिंग है, इतनी ऊंचाई की 4 मंजिल नीचे खोद दो, चट्टान मिल जाएगी। लेकिन चट्टान वो बहुत पतली है। जब कभी आप बोरवेल कराते हो सबमर्सिबल का, तो वो चट्टान मिलती है, उसको तोड़ना पड़ता है, तो उसके नीचे रेत मिलती है, उसके पानी मिलता है। उसके ऊपर भी पानी है, उसके ऊपर भी पानी है, लेकिन वो पानी बहुत थोड़ा है। अब वहां पे हम लोग बोरवेल को रोकते क्यों नहीं है? क्योंकि बरसात के टाइम में वहां पानी मिलेगा, लेकिन जब गर्मी आएगी तो पानी नहीं मिलेगा, सूख चुका होगा। इसलिए नीचे तक बोरवेल करते हैं उसको। इन्होंने कहा पानी खारा क्यों नहीं होता है? इनका कहना है समुद्र का पानी खारा होता है। समंदर में शैवाल होती, नाम सुना है? शैवाल जो देखा होगा कभी कभी पानी में, जब पानी कहीं कभी कभी कहीं वर्षों से ठहरा होता है तो अंदर लंबी लंबी घास उग जाती है, पतली पतली सी, वो पानी में ऐसे ऐसे दिखती है, वो शैवाल होती है। लाइकेन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वही बनाती है। एक सवाल आया था पीसीएस में, अगर कोई दुनिया से सारे पेड़ को काट दिया जाए तो क्या ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी? नहीं, शैवाल से बहुत ऑक्सीजन बनती है। समुंदर अगर खत्म हो जाए तो यहाँ सांस लेने के लिए लोग तरस जाएंगे। और अगर अमेजन जंगल खत्म हो जाए, अमेजन जंगल को क्या बोलते हैं? इस धरती का फेफड़ा बोलते हैं। हाँ, और शैवालों से आती है, ये पेड़ों से क्या आती है? कुछ नहीं आती, थोड़ी सी। ठीक है, बाकी बातें कल करेंगे।